दोस्तों ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। बात की जा रही है कि जो शांति निकेतन है इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और ये इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थान है, 41वां प्लेस है। ये क्या है शांति निकेतन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित एक शहर है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थापित है ये। और अभी आपने देखा कि यूपीएससी मेंस 2023 में महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दृष्टिकोण के बारे में पूछा था, शिक्षा को लेकर के और यहाँ पे देशभक्ति को लेकर के। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि 41वां शहर बन गया, 41वां स्थान बन गया ऐसा, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया। किसके? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। कौन सा है जगह? तो शांति निकेतन है। इसको किसने स्थापित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज 18 सितंबर है और आज के दिन को हम विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बॉम्बू डे के रूप में मनाते हैं। 2023 के लिए अभी तक इसकी कोई थीम अनाउंस नहीं की गई, तो इस वजह से यहाँ पे थीम नहीं लिखी गई है। यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए यशोभूमि क्या है। तो जैसे जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की मीटिंग होती है, अभी आप देखेंगे G20 की जो मीटिंग हुई थी, इसी तरीके से एससीओ हो गया, आसियान हो गया, जब इनकी मीटिंग्स होती है ना, तो जाहिर सी बात है कि किसी जगह पे होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि रोड पे खड़े होकर के मीटिंग कर लिए। तो वही जो मीटिंग होगी अंतरराष्ट्रीय लेवल की अपने देश के लेवल पे, तो उसी को अंतरराष्ट्रीय लेवल की मीटिंग को आयोजित करने के लिए एक जगह है। मतलब यहाँ पे लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है, मीटिंग की जा सकती है। तो इसी प्रकार की एक जगह है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो बात की जा रही, प्रधानमंत्री 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारिका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी लागत इतना है तो लगभग 5400 करोड़। और यहाँ पे बात की जा रही है कि 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक कुल परियोजना क्षेत्र पर विकसित यशोभूमि विश्व के सबसे बड़े MICE गंतव्य में से एक होगी। MICE का पूरा नाम है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। अगला बिंदु कि यशोभूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। 11,000 प्रतिनिधियों से अधिक के बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष हैं, ग्रैंड बॉल रूम है और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया जाएगा। उसके अलावा बात करें कि यशोभूमि में सभी सार्वजनिक परिसंचरण क्षेत्रों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सम्मेलन केंद्रों के बाहरी स्थान के साथ निरंतरता का बोध कराता है। इसमें देखिए जैसे पीतल की जड़ाई होगी, रंगोली पैटर्न हो गया, सस्पेंडेड साउंड एब्जॉर्बमेंट, मेंटल सिलेंडर और रोशनी की पैटर्न वाली दीवारों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई यशोभूमि में। यशोभूमि स्थिरता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल के संचयन के प्रावधानों के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली से सुसज्जित है। और इसके परिसर को CII के भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये प्रमाण पत्र उसको दिया जाता है जो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करते हैं। ऐसी बिल्डिंगों को जो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करते हैं, इन बिल्डिंगों को दिया जाता है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं टीबी मुक्त भारत के बारे में। और टीबी क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए यहाँ पे टीबी की बात नहीं की जा रही, टेलीविजन की बात नहीं की जा रही, टीबी की बात की जा रही, ट्यूबरकुलोसिस की बात की जा रही है। ये प्रकार की बीमारी है, तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने SMVD, अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है श्री माता वैष्णो देवी नारायण हेल्थ केयर टीबी मुक्त एक्सप्रेस चलो चलें टीबी को हराने को हरी झंडी दिखाई है। तो हम इस आर्टिकल में 2 चीजें जानने वाले हैं। पहले तो ये कि टीबी क्या है, दूसरा तो हम ये भी जानने वाले हैं कि टीबी मुक्त भारत अभियान क्या है। जैसे इंडिया का लक्ष्य है कि 2025 तक इसको टीबी को हराना है, टीबी पूरी तरीके से समाप्त करनी है इंडिया से। तो आइए पहले जानते हैं इस अभियान के बारे में। इंपॉर्टेंट बातें जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में चलो चले टीबी को हराने के नारे के साथ श्री माता वैष्णो देवी नारायण हेल्थ केयर टीबी मुक्त एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन करने के भारत के प्रयास दुनिया के लिए आदर्श हैं। उन्होंने नागरिकों से जन भागीदारी की सच्ची भावना से टीबी उन्मूलन की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, टीबी के कारण होने वाले गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक
टीबी मुक्त भारत को उच्च प्राथमिकता दी है और जैव प्रौद्योगिकी टीबी के उन्मूलन के खिलाफ एकीकृत समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सक्रिय मामलों की खोज, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से सेवाओं का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक भागीदारी और निक्षय पोषण योजना जैसी रणनीतियों ने भारत के टीबी प्रबंधन प्रयासों को बदल दिया है और इसे रोगी के प्रति केंद्रित कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि पीपीपी मॉडल लेके चलेंगे इसको समाप्त करने के लिए। इसका क्या मतलब है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जहां पे सरकार और निजी प्लेयर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसी को पीपीपी मॉडल कहा जाता है। तो इस टीबी को समाप्त करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीपीपी मॉडल लेके चलेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2025 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूर्ण करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में उनके द्वारा गोद लिए गए टीबी रोगियों को दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए किट भी वितरित किए। अब यहाँ पे तो हो गया जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था। ये जो डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं, ये विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं टीबी के बारे में। इसको हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक भी कहा जाता है। ये किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। सामान्यतः तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है और ये एक इलाज योग्य और साध्य योग्य बीमारी है। बात की जाए कि फैलता कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो वह टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। इस वजह से कई बार कहा जाता है कि जिनको टीबी की बीमारी है उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और इनको सामान्यतः मास्क लगाने की भी सलाह दी जाती है। और कई बार आप देखेंगे कि इनका जो बर्तन होता है वो भी अलग कर दिया जाता है घर में। अगर बात करें इसके लक्षणों में, तो बलगम आना, कई बार खून के साथ खांसी और सीने में दर्द, कमजोरी फील होना, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना, ये सारे इसके लक्षण माने जाते हैं। इसके लिए वैक्सीन कौन से? तो इसके लिए वैक्सीन है बैसिल कैलमेट ग्विरिन बीसीजी, टीबी रोग के लिए एक टीका है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इससे संबंधित आंकड़े देखते तो वर्ष 2020 में टीबी से कुल 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। अनुमानित 10 मिलियन लोग दुनिया भर में तपेदिक यानी टीबी से बीमार हुए। देखिए 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। भारत में दुनिया का सबसे अधिक तपेदिक बोझ है। अनुमानित 26 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 4 लाख लोग प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से मरते हैं। भारत के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं? तो भारत में टीबी को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में खराब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल तो है लेकिन वहां पे काम करने वाले डॉक्टर्स नहीं है, और जो डॉक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं और वहां पे बुलाते हैं, सरकारी अस्पतालों में इलाज ही नहीं करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहां पे और भी दयनीय कंडीशन है। वहां पे 1-2 हॉस्पिटल है, वो भी कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 50 किलोमीटर दूर है, और वहां पे अच्छे हॉस्पिटल मिलते ही नहीं है। तो वही बात की जा रही है कि खराब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा। उसके अलावा बात करें अनियमित निजी स्वास्थ्य देखभाल के कारण पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की टीबी रोधी दवाओं का व्यापक तर्कहीन उपयोग। उसके अलावा गरीबी, वैसे तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि हमारी दुनिया की सबसे खराब बीमारी, सबसे गंदी बीमारी गरीबी है। उसके कहने के पीछे तर्क ये था कि उन्होंने ये कहा था जब आदमी गरीब रहता है तो उसको 75 प्रॉब्लम होती है, उनको बीमारी भी पकड़ेगी, वो खाने को भी नहीं मिलता बेचारों को। इस तरीके से उन्होंने ये सोच के कहा था कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज की। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और इसके अतिरिक्त भ्रष्ट प्रशासन भी हो गया। तो ये सारी चुनौतियां भारत में टीबी से निपटने के लिए। बात की जा रही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की, तो यह वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो टीबी रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करना। 2025 तक टीबी को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। उसके अलावा बात की जा रही है कि सामाजिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का लाभ उठाना। इसके घटक क्या क्या हैं, तो निक्षय मित्र पहल, यह टीबी के इलाज के लिए अतिरिक्त निदान पोषण और व्यवसायिक सहायता सुनिश्चित करता है। उसके अलावा बात की जा रही है निक्षय मित्र दाता, सरकारी प्रयासों के पूरक के लिए टीबी के खिलाफ प्रतिक्रिया में तेजी लाने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत दाता के लिए ब्लॉक या शहरी वार्डों या जिलों या राज्यों के स्तर पर सहायता करते हैं। उसके अलावा बात करें निक्षय डिजिटल पोर्टल, यह टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता के लिए एक मंच प्रदान करेगा। टीबी के इलाज से संबंधित अन्य पहल कौन कौन से, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक फाइंड ट्रीट ऑल #एंड टीबी संयुक्त पहल शुरू की है। WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है। उसके अलावा हम देखते हैं भारत के प्रयास, तो भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सतत विकास लक्ष्यों में निर्धारित वर्ष यानी कि 2030 की अवधि से 5 वर्ष पूर्व देश से वर्ष 2025 तक टीबी महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी जहां पे आप देखेंगे SDG 2030 तक की बात करता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो उसको आप उपलब्ध करवाना है, टीबी को समाप्त करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे भारत 2025 तक ही इसको समाप्त करने की बात कर रहा है।
क्षय रोग उन्मूलन वर्ष 2017 से 2025, निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, निक्षय पोषण योजना, वित्तीय सहायता, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना आदि ये सारी पहलें भारत सरकार के द्वारा की गई। वर्तमान में टीबी के लिए 2 टीके वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रणाली विकसित और पहचाने गए हैं, जो नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं। निक्षय पोषण योजना यह रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 500 रुपए की सहायता प्रदान करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी रोगियों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, ताकि उचित निदान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि COP28 का आयोजन दुबई में होने वाला है, और जब यहाँ पे ये आयोजन होगा तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण के मुद्दे उठाए जाएंगे। तो इस आर्टिकल में ये बात की जा रही है कि जो वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, RE है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि किस देश में कितना है और इनको कितना अपनाने की जरूरत है, कितना आवश्यकता है, कितना अंतर है, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में बात की गई हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के देखते हैं इस आर्टिकल के पहले मुख्य बिंदु, उसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं और भी चीजें। यहाँ पे बात की जा रही है कि लेख के मुख्य बिंदु क्या है। इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया कि COP28 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो दुबई में होगा COP28 का आयोजन। इसको ध्यान में रखेंगे, 1 लाइनर टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि COP28 का आयोजन कहाँ हुआ। बात की जा रही है कि इसने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मौजूदा स्तर से 3 गुना करने के वैश्विक लक्ष्य पर सहमति का आह्वान किया है। यानी वर्तमान समय में जितना भी हमारा RE है, RE का क्या मतलब है, रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है, इसको 3 गुना करना है। कब तक, तो 2030 तक करना है। ये मुद्दा उठाया जाएगा कहाँ पे, COP28 में इसने ऐसा आह्वान किया। अब हम जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो ये प्राकृतिक और स्वयं भरने वाले होते हैं और आमतौर पर कम या शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जो अपने आप ही अपनी पूर्ति कर लेते हैं। यानी कि आप जैसे देखिएगा, सूर्य की रोशनी हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इस तरीके से जो भी ऊर्जा मिलती है, और इनकी एक विशेषता ये होती है कि इनसे कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम होता है, या तो नहीं होता है या तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही निम्न स्तर का होता है, लगभग नगण्य होता है। उसके अलावा बात कर लीजिए, आप देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण जैसे तो पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जैव ईंधन हो गए, उसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा सहित जल विद्युत भी हो गया। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है। तो बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों 2021 की वैश्विक स्थापित क्षमता तो यह 3026 गीगावाट, यह सभी स्रोतों से कुल क्षमता का लगभग 39% थी। कुल विद्युत उत्पादन में RES का क्या मतलब है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसका योगदान केवल 28% था। उसके अलावा बात की जा रही कि आधे से अधिक RE उत्पादन जल विद्युत से था, जबकि सौर से 13% और पवन से 23% था। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका कितना योगदान है, कितना स्थापित क्षमता है। उसके अलावा ये भी बताने की कोशिश की कि किस क्षेत्र से कितना आ रहा है। जैसे आप देखिए, बात करें जल विद्युत से कितना आ रहा है, तो आधे से अधिक यानी 50% से ज्यादा RE का, रिन्यूएबल एनर्जी का जल विद्युत से आ रहा है। उसके अलावा 13% सौर ऊर्जा से मिल रहा है, उसके अलावा 23% पवन ऊर्जा से मिल रहा है। उसके अलावा बात की जा रही है कि RE उत्पादन का लगभग 36%, यानी सभी स्रोतों से उत्पादन का 10% है। 2030 तक RE क्षमता 3 गुना करने का लक्ष्य इस आर्टिकल में बताया गया है। जो इसका तात्पर्य कि लगभग 9000 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना 2030 तक, जो 2021 में सभी स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता से अधिक है। 2022 और 2030 के बीच लगभग 6000 गीगावाट RE क्षमता जोड़ना पड़ेगा अगर हम 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो इस क्षमता का अधिकांश हिस्सा सौर और पवन से आने की उम्मीद है, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से आने की उम्मीद है। सौर और पवन के लिए संयुक्त रूप से 25% का क्षमता उपयोग कारक। इसका तात्पर्य RES से लगभग 13000 TWH बिजली का उत्पादन है। अब यहाँ पे TWH क्या है, तो इसका पूरा नाम है टेरा वाट आवर्स। जैसे आप देखिए MB होता है, KB होता है, उसके बाद TB होता है, तो इसी तरीके से टेराबाइट जैसे होता है ना, तो यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि टेरा वाट आवर्स, ये भी बिजली उत्पादन को नापने की एक यूनिट है। यदि वैश्विक बिजली मांग में वृद्धि पूर्व कोविड-19 दशक के औसत 2.6 पर है, तो RE क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य RES से कुल वैश्विक बिजली उत्पादन का 38% है। क्षेत्रीय रूप से विविधित ऊर्जा आवश्यकताएं, अब जाहिर सी बात है कि जितने भी क्षेत्र होंगे, जितने भी देश होंगे, सबकी अलग अलग ऊर्जा आवश्यकताएं होंगी। ऐसा तो नहीं कि जितना बांग्लादेश को लग रहा है उतना भारत को लग रहा होगा, उतना इंडोनेशिया को भी लग रहा होगा, उतना भी अफ्रीकी देशों में लग रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि सबके अलग अलग मांग है, सबके अलग अलग आवश्यकताएं हैं। विभिन्न देशों में बिजली की मांग अत्यधिक भिन्न है, जाहिर सी बात है। ये तो विकास के विभिन्न चरणों में देशों के लिए विकास दर अलग अलग होती है। उसके अलावा बात की जा रही है कि चीन और भारत में 2010 और 2019 के बीच बिजली की खपत क्रमशः 6.6 और 6.3% की दर से सालाना बढ़ी है। यानी अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ पे 6.6% प्रति वर्ष ये मांग बढ़ी है बिजली की, और यही हम भारत की बात करते हैं तो 6.3% प्रति वर्ष बिजली की मांग बढ़ी है भारत में। वहीं हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं, यूरोपीय संघ की बात करते हैं, तो यहाँ पे 0.3
3% की गिरावट आई है, जबकि अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें तो यहाँ पे 0.12% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पे केवल 3 लिखा गया, तो इसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, ये 0.3 रहेगा। यूरोपीय संघ और अमेरिका में कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि 2030 तक उनके जीवाश्म ईंधन के उपयोग के त्वरित चरणबद्ध समापन से आनी चाहिए। यानी यहाँ पे ये बात की जाए कि जो यूरोपीय यूनियन हो गया और यूएसए हो गया, अगर यहाँ पे कोई वृद्धि आ भी रही है, उसकी पूर्ति भी की जा रही है बिजली उत्पादन की, तो कैसे होनी चाहिए? आरई से होनी चाहिए। आरई क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से होनी चाहिए। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बारे में बात की जाए तो अमेरिका में केवल 21% और यूरोपीय संघ में 37% बिजली आरईएस, हाइड्रो और बायोमास सहित आती है। यानी अगर आप बात करते हैं अमेरिका में, तो इसे यहाँ पे कितना 21% ही बिजली उत्पादन ऐसा है जो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से यूरोपीय संघ की बात की जाए तो यहाँ पे 37% ही बिजली ऐसी है जो यहाँ पे आरई के द्वारा उत्पादित की जाती है। उसके अलावा बात की जा रही है विभिन्न देश ऊर्जा की मांग कैसे पूरा करेंगे, तो अमेरिका के बारे में बात की जा रही है। यदि अमेरिका अपनी मौजूदा जीवाश्म ईंधन क्षमता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं करता है, तो अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए इसे केवल 26 गीगावाट नई आरई क्षमता की आवश्यकता होगी। 2030 तक अतिरिक्त 6000 गीगावाट के 3 गुना लक्ष्य में इसकी हिस्सेदारी केवल 0.4% होगी। यानी अगर हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो यहाँ पे इसको 26 गीगावाट नए आरई सेक्टर को जोड़ने की जरूरत है, और ये जो 2030 तक हमें लक्ष्य हासिल करना है 3 गुना, उसका कितना होगा? तो इसका केवल 0.4% योगदान ही दे सकता है अमेरिका इसमें। उसके अलावा बात करें कि अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए भारत को लगभग 717 गीगावाट आरई क्षमता की आवश्यकता होगी, जो 3 गुना लक्ष्य में इसकी हिस्सेदारी 12% होगी। यानी जो 2030 तक हमें 3 गुना लक्ष्य हासिल करना है, इसमें हम कितना योगदान देंगे? तो 12% योगदान देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो 717 गीगावाट आरई क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ के सभी जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, तो उन्हें क्रमशः लगभग 1565 गीगावाट और 538 गीगावाट अतिरिक्त आरई क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी। जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के पूर्ण चरणबद्ध समापन के साथ एस और ईयू नई क्षमता के 1/3 से अधिक के लिए जिम्मेदार होंगे। यह विकासशील देशों को ऊर्जा क्षेत्र में कम कठिन बदलाव की अनुमति देगा। जानते हैं अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA ने क्या कहा है? तो इसमें 2030 तक कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2022 के स्तर की तुलना में 3 गुना से अधिक, वैश्विक स्तर पर 11 टीडब्ल्यू से अधिक करने का आह्वान किया गया। टीडब्ल्यू क्या भी मैंने आपको बताया। प्रस्तावित COP28 लक्ष्य के अंतर्गत IRENA का परिदृश्य पहले अत्यधिक असमान परिदृश्य के बहुत करीब है। IRENA रिपोर्ट 2030 तक जोड़ी जाने वाली अधिकांश गैर आरई क्षमता विकासशील क्षेत्रों में, तो यहाँ पे इसने ये बताया कि जो गैर आरई क्षमता कहाँ पे जोड़ी जाएगी 2030 तक? विकासशील क्षेत्रों में जोड़ी जाएगी। जैसे इंडिया हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसी तरीके से इंडोनेशिया हो गया, और यहाँ पे एक विकसित देश होता है जैसे यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया। तो इस बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात करके विकासशील क्षेत्र ही जोड़ेंगे, विकासशील देशों के अंदर ही आएगी। 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 80% बिजली उत्पादन क्षमता आरई स्रोतों से होगी, जबकि यूरोपीय संघ के लिए केवल 70% होगी। यूरोपीय संघ और उप सहारा अफ्रीका में 2050 तक लगभग इतनी ही मात्रा में आरई क्षमता जोड़ने का अनुमान है। यूरोपीय संघ में गैर आरई क्षमता, आरई का मतलब पता है ना, रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की बात करें, उप सहारा अफ्रीका की तुलना में 4 गुना से अधिक बनी हुई है। बात की जाए भारत के स्तर पर, तो भारत को 2030 तक अत्यंत महत्वाकांक्षी 500 गीगावाट के आंकड़ों को भी पार करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे क्या, तो इक्विटी के बारे में बात की गई, जो इक्विटी है वो अभाव है उसका। उसके अलावा बात करें स्थापित क्षमता के ऐसे पूर्ण अनुमान ऊर्जा मांग में वृद्धि से क्षमता वृद्धि को अलग करने की मूलभूत समस्या से ग्रस्त है। IRENA स्वयं मानता है कि सापेक्ष लक्ष्य स्वाभाविक रूप से कम जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि वो उम्मीदों से मेल खाने वाली मांग वृद्धि पर कम निर्भर होते हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि सारा बोझ विकासशील देशों पर है। आपूर्ति की स्थिरता के लिए गैर आरई क्षमता के मिलान के बिना आरई क्षमता में भारी वृद्धि संभव नहीं है। व्यवहार भंडारण विकल्पों की उपलब्धता, जो अभी तक ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों द्वारा परिकल्पित पैमाने के आसपास भी नहीं है। आरई क्षमता बढ़ाने के ऐसे स्तरों पर उनकी विकास आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए संसाधनों की खोज करना, सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले $100 अरब के जलवायु के वित्त न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य तक भी पहुंचने में असमर्थता को देखते हुए अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी करेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, 2030 तक हमें क्या करना है, तो आरई सेक्टर से जो स्थापित क्षमता है इसको 3 गुना करना है। अभी कितना, तो लगभग 3026 है, तो इसको लगभग 9000 के आसपास करना है हमें, 9000 गीगावाट। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया। तो हम जानते हैं इस अभियान के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु उसके बारे में। स्वच्छता ही सेवा 2023 स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन को पखवाड़ा कहा जाता है। इस पखवाड़े का उद्देश्य भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी जुटाना है।
स्वच्छता ही सेवा 2023 को जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उसके अलावा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्रीमती विनी महाजन और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो पॉइंट है इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए लिख दिया गया है कि कितने सारे लोगों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। अगर याद रखना तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 15 से 2 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे ये सारी चीजें आयोजित की जाएंगी। इसमें भारतीय स्वच्छता लीग हो गया 2.0, सफाई मित्र सुरक्षा होगी, उसके अलावा इस तरीके से यहाँ पे जो भी अभियान चलाया जा रहा है इसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। बात की जाए महत्वपूर्ण बिंदु की, तो इस आयोजन के दौरान लेह लद्दाख, पिंपरी महाराष्ट्र, मेरठ उत्तर प्रदेश और लखीमपुर असम के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने शहरों में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के सर्वोत्तम तरीके को साझा किया है। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा 2023 पर एक वीडियो भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा 2023 का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर इंडियन स्वच्छता लीग आईपीएल बोलने जा रहा था, इतना ज्यादा आईपीएल का क्रेज है, ISL 2.0 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, लोगो और नागरिक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। भारत में सभी 4,884 शहरी स्थानीय निकाय, ULB अर्बन लोकल बॉडीज 100% अब खुले में शौच से मुक्त ODF हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताई जा रही है स्वच्छता अभियान की। 73.62 लाख शौचालय, लगभग 67.1 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6.52 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय। भारत के 95% वार्डों में 100% घर से कचरा संग्रहण होता है। 88% से अधिक वार्डों में कचरे को अलग करने की व्यवस्था है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए, कुछ उपलब्धियां बताई गई हैं। पिछले 9 वर्षों में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो मिशन की शुरुआत में लगभग ना के बराबर था, अब इसकी प्रभावशीलता बढ़कर के 76% हो गई है। उन्होंने बताया कि मिशन के शहरी घटक को अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के माध्यम से वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका लक्ष्य हमारे सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और विरासत में मिले कूड़ा कचरा स्थलों का समाधान करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के फोकस क्षेत्रों में कई पहलू शामिल हैं। इनमें सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं हो गया, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र हो गया, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र, वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल साइट और पुराने कचरे का निवारण शामिल है। स्वच्छता इस सेवा के बारे में अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत दिवस की तैयारी के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए अन्य मंत्रालयों के सहयोग से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है और ये गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, तो इस वजह से इनके जन्म दिवस पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन भी लॉन्च किया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का मूल विषय क्या है, तो कचरा मुक्त भारत इसका मूल विषय, इसकी थीम रखी गई है। स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में नियोजित कार्यक्रम स्वच्छता दिवस 2023 की तैयारी के रूप में काम करेंगे और भारत को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए सभी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। स्वच्छता ही सेवा 2023 स्वेच्छा और श्रमदान की भावना के साथ साथ सफाई मित्रों के सहयोग से स्थानीय निकायों में संपूर्ण स्वच्छता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसके अलावा बात करें कि सभी मंत्रालय और विभाग कार्यालयों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुद्र तटों, पर्यटन स्थलों, चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों, ऐतिहासिक स्मारकों, विरासत स्थलों, नदी के किनारों और घाटों जैसे अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके अलावा बात की जा रही है कि सफाई गतिविधियों में क्या होगा, तो कचरा हटाना, पुराने कचरे को साफ करना, कूड़ेदान, सार्वजनिक शौचालय, कचरा स्थल, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। इसके तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो सफाई करने के लिए जितना भी चीजें पॉसिबल है, जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे अधिक आवाजाही होती है, तो उन सबको साफ किया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। स्वच्छता ही सेवा 2023 के तहत आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं। जैसे पहले इसमें स्वच्छता ही सेवा, एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता अभियान। स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के सभी मंत्रालय, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि जो भी कंपनियां सरकारी, उसके बारे में बात करें, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसमें क्या करेंगे, तो जैसे देखिए पर्यटन मंत्रालय के तहत उच्च पर्यटक स्थलों या तीर्थ स्थलों की सफाई होगी। रेलवे द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्मों और आसपास के क्षेत्रों की हर पटरी साफ सुथरी सफाई गतिविधियां। उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता ही सेवा गतिविधियों में विश्वविद्यालयों और स्कूली छात्रों को शामिल करेगा। जबकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोल पंपों आदि पर स्वच्छता और जागरूकता अभियान आयोजित करेगा। उसके अलावा बात करें कि दूसरा इसमें क्या आयोजित किया जाएगा, तो भारतीय स्वच्छता लीग 2.0 आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय स्वच्छता लीग ISL का दूसरा संस्करण देश में सफाई को लेकर धूम मचाने की तैयार। इसमें 4000 से अधिक शहरी टीमें युवाओं के नेतृत्व वाली नागरिक टीमों के माध्यम से 17 सितंबर को कचरे के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं। 17 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। इस वर्ष शहर की टीमें समुद्र तटों, पहाड़ियों और पर्यटन स्थलों को साफ करने के लिए रैली करेंगी और ISL 2.0 में इस पखवाड़े में स्वच्छता के लिए बड़े पैमाने पर युवा समूहों को संगठित करेगा। स्वच्छता लीग स्वच्छ भारत मिशन के तहत युवा कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 9 साल और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के 2 साल पूरे होने के मौके पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 सितंबर 2023 से आगे देश भर के विभिन्न शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के रूप में एकल खिड़की कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करना और उनकी भलाई और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। शिविर का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन में सभी स्वच्छता कार्यकर्ताओं को लक्ष्य हासिल करना। इसके तहत प्रमुख गतिविधियां जन जागरूकता हो गया, निवारक स्वास्थ्य जांच हो गई, योग शिविर हो गया और विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर केंद्रीय और राज्य योजनाओं के विभिन्न कल्याणकारी लाभों का विस्तार करने पर केंद्रित होंगी। तो ये हो गया स्वच्छता ही सेवा के बारे में। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।